ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत। विशेष स्वागत डॉक्टर दीपाली जी का। आज जो आप विषय ले रही हैं बहुत ही हमारी क्लास में नया और पहली बार ये विषय लिया जा रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जो स्वस्थ जीवन के लिए एंडोपोज और मोनोपोज का सही प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है। जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं पुरुषों में और महिलाओं के बारे में तो अक्सर बात होती है, पुरुषों के बारे में कभी बात नहीं हुई इस क्लास में, तो आप पहली बार इस विषय ले रही हैं इस विषय को। और आहार योग और चिकित्सा से हम कैसे इसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और अनिल जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका परिचय कराएं इस क्लास में। वैसे तो आपको सब जानते हैं, ऑलमोस्ट सब जानते हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ लोग नए होते हैं, उनके लिए परिचय आवश्यक है। जी अनिल जोशी जी। जी थैंक यू। जी थैंक यू सो नमस्कार। मच। दीपाली नमस्ते जी नमस्ते जी। का सदा आना जो है हम सब लोगों के लिए कुछ खुशी का और सीखने का अवसर होता है। तो आज भी हमारे बीच में है और परिचय तो जितना जितना मिलो उतना उतना उसके कई आयामों को जानना, जीवन के कई डायमेंशंस होते हैं। मैं भी परिचय पढ़ता हूँ तो अच्छा फिर पता चलता है कि दीपाली जी में ये भी एक एस्पेक्ट है जिस पर उनका स्पेशलाइजेशन है, तो बहुत अच्छा लगता है। आपने सबसे पहले तो आज मैं दीप जी को आज भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। वो हॉस्पिटल में हैं या आ गए हैं, उनका ओह, सर्जरी हुई थी और वो घर उसके पे ही है। बावजूद जी जी जी, तो मेरे ख्याल से डिस्चार्ज हो गए वो वहां से। और हम सब उनके स्वास्थ्य की शुभकामना करते हैं। उनका गाल ब्लैडर में स्टोन था, उसकी सर्जरी हुई है। लेकिन जिस दिन वो जा रहे थे उस दिन भी वो क्लास में जुड़े हुए थे और देखिए आते ही वो फिर क्लास में और सारे कुछ कर भी रहे हैं, हमको पता भी नहीं चल रहा अगर बताए ना तो दीप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब लोगों की तरफ से। और आज का विषय भी उन्होंने ही तय किया है। अ, आपने दीपाली जी ने BA MS किया अखंडानंद विश्वविद्यालय अहमदाबाद से, जामनगर यूनिवर्सिटी से, उसी में MA TC का कोर्स किया। और उसके बाद की जो उनकी यात्रा है वो भी काफी दिलचस्प है। आपने एलोपैथिक सर्जरी वाले अनुभव भी कुछ केसर, सल, साई हॉस्पिटल और कुछ और अहमदाबाद के कुछ और हॉस्पिटल्स में एलोपैथी का और सर्जरी का भी एक्सपीरियंस लिया, गाइनिस का भी एक्सपीरियंस लिया। और उसके पश्चात आपने न्यूट्री हेल्थ क्लिनिक वसंत विहार नई दिल्ली में, हमारा जब दिल्ली में आप थे तो ज्यादा परिचय नहीं आया, परिचय जब तो आया जब आप बॉम्बे जा चुके थे। तो आपने न्यूट्री हेल्थ क्लिनिक वसंत विहार में भी डॉक्टर शिखर शर्मा के साथ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में काम किया। और स्पेशल नीड किड्स और जो दिव्यांग जिनको हम कहते हैं उन पर भोजन का क्या प्रभाव होता है उस दृष्टि से उन्होंने काम किया। न्यू सरस्वती हाउस पब्लिकेशन दरियागंज में काम किया। तो मतलब लेखन में भी, क्योंकि कई बार बहुत बातें बोल दी जाती हैं लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से व्यक्ति की अपनी भी समझ नहीं होती और वो एक्सप्रेस नहीं करता औरों के लिए भी। परंतु हम देख रहे हैं कि वो भी उन्होंने पुस्तक लेखन की दृष्टि से भी काम किया। और एक अनस्क्रिप्टेड बुक जो कि अभी किंडल अमेज़न पर है, और वो भी उन्होंने सब लोगों के साथ लिखी है। यूट्यूब पर उनके शॉर्ट पॉडकास्ट भी हैं। हमारा जो पतंजलि के साथ उनका स्थायी रूप से एक सहयोग रहता है, उनका मार्गदर्शन रहता है, वो भी उनके प्रोफाइल का एक हिस्सा है। ये जानकर हमें भी बड़ी खुशी होती है। और हम इसमें इसमें दीप शिखा जी का भी बहुत हाथ है, उनकी मित्रता है और उनके कारण से वो आते हैं। मैं उनका वर्क एरिया भी देख रहा था, यद्यपि तो परिचय लंबा हो रहा है परंतु मैं देखा था कई चीजें तो ऐसी हैं जो कि वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण। जैसे एक चीज कहकर मैं परिचय को कैसे वे इसकी बात करें, वेट लॉस की भी बात करते हैं, डाइटिशियन की बात करते हैं, कि एक डायमेंशन मैंने देखा है कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि ब्लड ग्रुप के अनुसार डाइट। तो अब ये मतलब आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस कि ऐसा भी होता है। तो मैं अगली बार
दीप जी से कहूंगा कि हम दीपाली जी से जब अनुरोध करें तो ये भी एक एक ऐसी चीज है जो कि सामान्यता नहीं, लेकिन जैसे होम्योपैथी में होता है प्रकृति के अनुसार दवाई देना ना, वैसे तो और इसमें भी हम वात पित्त कफ की बात करते हैं। तो इस तरह की बारीकियां जो जीवन में हैं वो भी, उसमें भी आपकी दक्षता विशेषज्ञता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा और बाकी सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि प्राणायाम करते रहें और इसको लिखे भी, इसके बिंदु। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, हम लोग बाद में चर्चा भी करते हैं। एक क्लास में अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो आपके जीवन में बदलाव आने लगेंगे। आप उसको सिर्फ एक एक घंटा ना समझें, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप पूरा ध्यान लगाकर इस कक्षा को सुने। आप सबका और विशेष रूप से आदरणीय दीपाली जी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सब आपको सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मुझे भी अभी पता चला है दीप जी हॉस्पिटलाइज थे, बिकॉज मेरे साथ भी वो नॉर्मली बात कर रहे थे। तो गेट वेल सून दीप जी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ऑफ कोर्स आपने जो बात बताई कि ब्लड ग्रुप के हिसाब से डाइट होता है, सो आई हैड वर्क विद डॉक्टर शिखा शर्मा विद दैट ऑल्सो। सो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी सीखने को मिला था, क्योंकि वहाँ पे आयुर्वेद और ब्लड ग्रुप के साथ हमको रिलेशन करने के बाद हम डाइट सजेस्ट करते थे। सो दैट इज द वर्क विद टिगर। चलिए आज शुरू करते हैं। थोड़ा सा ऑफ बिट टॉपिक लिया है जिसमें ना आयुर्वेद आता है ना एलोपैथी आता है। एम आई ऑडिबल फर्स्ट ऑफ ऑल? जी जी जी, ऑडिबल। या देन तो उसमें ये रहता है कि एक ऐसा विषय है कि हमारा जब एक एज होती है, या जब भी एक एज क्रॉस करते हैं, जैसे अगर बाल्यावस्था से आप टीनेजर में आते हैं, टीनेजर से आप युवावस्था में आते हैं, युवा से आप प्रौढ़ा में जाते हैं, तो जब भी एक लाइफ की एक अवस्था जब चेंज होती है, तब हार्मोनल डिस्टरबेंस आता है। जब कुछ समझ में नहीं आता है तो हम काफी टाइम पे ऐसे बोल देते हैं कि हार्मोनल डिस्टरबेंस है। बट ये हॉर्मोन्स होता क्या है? ठीक है। मेनोपॉज की हम बहुत सारी बातें करते हैं क्योंकि वो उसके लक्षण बहुत आसानी से देखे जाते हैं। एंड्रोपोज की इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है, उसकी जानकारी लोग रखते हैं बट उस बारे में बात करना नहीं पसंद करते हैं। इसीलिए शायद हमने मिलके इस बार ये वाला टॉपिक उठाया है। तो आई जस्ट वांट टू शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। दीप जी मुझे अलाउड कीजिए शेयर स्क्रीन का ऑप्शन। हाँ, आप जाइए स्क्रीन शेयर में जाइए। हाँ जी, हाँ जी। आ रहा ओके, है। इज इट विजिबल? So this is our new chapter of life. It's called menopause or the andropause. जैसे मैंने बताया कि हमारी अवस्था जब भी चेंज होती है, तब भी हमारी बॉडी में एक हार्मोनल अलग सी चीज बनती है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। सो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली मेनोपोज और एंड्रोपोज को लेके। लेडीज में जिसको बोला गया है उसको बोलते हैं मेनोपोज, पुरुषों में जिसको बोला जाता है उसको बोलते हैं एंड्रोपोज। मेनोपोज की सबसे बेसिकली तीन फेजेस होते हैं। बट व्हाट इज मेनोपोज? काफी लोग इसको डिसीज मानते हैं, या अब मैं यहाँ पे जहाँ पे भी मेनोपोज की बात करती हूँ, वहां पे एंड्रोपोज अपने आप शामिल हो ही जाता है, बिकॉज इट्स वेरी वर्चुअल और वेरी रिलेवेंट टू मेनोपोज। तो दैट्स वाई स्लाइड मेनोपोज के नाम से आपको ज्यादा दिखेगी। बट अगर मेनोपोज है और एंड्रोपोज है तो दोनों ही डिसीज नहीं है, ओके। दोनों ही कोई कंडीशन नहीं है बॉडी में। जैसे स्पेशल नीड्स के साथ बच्चों के साथ मैं काम करती हूँ, वहां पे ऑटिज्म होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, दैट वाज सम लाइक एमआर के बच्चे होते हैं। तो ऑटिज्म एक कंडीशन है, डिसीज नहीं है। डायबिटीज आप लोगे, कोलेस्ट्रॉल लोगे, दैट इज अ डिसीज, ओके। अब मेनोपोज या एंड्रोपोज ना वो डिसीज है ना है वो कंडीशन है, ये ट्रांजिशन फेज है। जो भी हमारी बॉडी में हर एक की बॉडी में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो,
एक सर्टन एज पे आके आपकी बॉडी ट्रांजिट करती है, तब आपके हॉर्मोन्स अगेन चेंज होते हैं। जैसे गर्ल्स में पीरियड्स आते हैं तब उनके हॉर्मोन्स चेंज होते हैं। व्हेन दे गेट मैरिड तभी भी मेल और फीमेल दोनों में हॉर्मोन्स चेंज होते हैं। व्हेन द लेडी बिकम अ मदर तभी भी फिर से हार्मोनल चेंजेस होता है। और अगेन जब ये मेनोपॉज वाला पीरियड आता है तभी भी हार्मोनल चेंजेस होता है। नॉर्मली मेनोपॉज को 3 फेजेस में मापा गया है। फर्स्ट होता है पेरीमेनोपॉज, जो कम से कम 2 साल से लेके 8 साल तक चल सकता है। क्योंकि जब भी आपके पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू होते हैं, या आगे चल के मैं सिम्टम्स की बात करूंगी, वो सिम्टम्स धीरे धीरे दिखना शुरू होते हैं, तब वो होता है पेरीमेनोपॉज का पीरियड। दूसरा आता है कंप्लीट मेनोपॉज, जब आपके पीरियड्स 12 मंथ्स तक बिल्कुल भी नहीं आते हैं, दैट कॉल्स अ टोटली मेनोपॉज पीरियड्स। और तीसरा होता है पोस्ट मेनोपॉज पीरियड, तो उसमें भी आपके जो हार्मोनल लेवल्स होते हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला फेज होता है उसमें डिक्रीज होना शुरू होते हैं, सेकंड में वो डिक्रीज होके अपने सिम्टम्स शोन करते हैं और एक फुल लेंथ के साथ। ओके, और थर्ड में एक सेटलमेंट आ जाता है। सो दैट्स व्हाई दिस द स्लाइड इज स्टार्टेड विद दैट दिस इज अ न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं मेनोपॉज में? मेनोपॉज में इस्ट्रोजन जो फर्स्ट फेज होता है उसमें इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज धीरे धीरे होना शुरू हो जाते हैं। अब एफएसएच क्या करता है? ये हॉर्मोन्स के नाम है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। ये क्या करता है? जो फॉलिकल बनाता है, जो एक बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी रखता है, वो क्या करता है? उसके लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का एक मेंटेन लेवल पे रहना जरूरी है। तो वो क्या करता है? वो उसको सपोर्ट करता है कि नहीं, मैं भी हूं, तुम करो। तो ये जो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला पीरियड होता है, दैट वाज अ पेरीमेनोपॉज पीरियड। सिम्टम्स में क्या होता है? हेयर लॉस होता है, हेयर थिनिंग होता है, हॉट फ्लैशेस होता है, ये सबसे कॉमन देखा गया है। नाइट स्वेट्स होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, वेजाइनल ड्राइनेस होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, वेट गेन होता है। हमेशा ही जब पेरीमेनोपॉज वाला पीरियड होता है तो नॉर्मली वेट गेन देखा गया है, और उस टाइम पे लेडीज बहुत ही गलत काम करती है, वेट बढ़ रहा है, खाना पीना छोड़ देती है, बल्कि और उससे उनका वेट गेन होता है। तो आगे मैं जब आपको खाने की बात करूंगी या आपको डाइट्स की बात करूंगी, ट्रीटमेंट की बात करूंगी, तब इस बारे में बात करती हूँ। अभी हम इसके मेन सिम्टम्स देखते हैं कि अगर आपका पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हुआ है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। सबसे कॉमन होता है इची स्किन। कहीं पे भी बैठे बैठे स्किन पे थोड़ी सी खुजली आना, फेस पे जैसे आपका स्पाइडर चल रहा है, एकदम से फीलिंग आना। आप बैठे हो, सो रहे हो, आपको सडनली लगता है कि नोज वाले एरिया के आसपास या चिक वाले एरिया के आसपास आपको सडनली स्पाइडर आपके मुंह पे घूम रहा है। ओके, सो दैट्स काइंड ऑफ फीलिंग। हॉट फ्लैशेस होना, रात की नींद में एकदम से घबराहट से पसीना पसीना हो जाना, रात की नींद में डिस्टरबेंस होना। कभी कभी माइनर चेस्ट पेन होता है, एसिडिटी होती है, डाइजेस्टिव इश्यू होता है, ठीक नहीं लगता है, मूड स्विंग्स होता है, मतलब पल में माशा पल में तोला वाली चीज हो जाती है। आप कभी एकदम से खुश हो जाते हो, कभी एकदम से उदास हो जाते हो, कोई कुछ बोलता है तो भी इरिटेशन होना शुरू हो जाता है, गुस्सा आता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं पेरीमेनोपॉज के। नॉर्मली इंडिया में पेरीमेनोपॉज आफ्टर 35 और द 40 एज के बाद देखना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो सिम्टम्स पेरीमेनोपॉज है, मेनोपॉज है, ये हर एक केस में अलग अलग एक एज लिमिट के साथ चलता है। ये आपके हेरिडिटरी में या आपकी मदर और आपकी फादर की साइड से बुआ और दादी होते हैं, उनके उनका पीरियड्स कब खत्म हुआ था उनके साथ भी कोरिलेवेंट आपकी एज के साथ किया जाता है। सो दैट वाज द एक कोरिलेंट वन फैक्टर होता है, क्योंकि हर एक का अलग अलग एज ग्रुप में ये स्टार्ट होता है। सेम एंड्रोपोज, क्या पुरुषों में होता है मेनोपॉज? यस, डेफिनेटली होता है, उसको एंड्रोपोज बोलते हैं। बल्कि ये लेडीज से अर्ली स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे भी अगेन, जहां पे भी एज लिखा हुआ है, ये एज आपकी हेरिडिटरी में, आपके फादर्स के एज में क्या था, आपके फादर दादा परदादा कौन सी एज में ये सिम्टम्स फील करना शुरू किया था, वहां पे ज्यादा को रेगुलेट करता है, रेदर देन कि एक कॉमन एज फैक्टर उठाने से। ओके, शुरुआत कहाँ से होती है?
एंड्रोपोज की शुरुआत होती है टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन होने में। अब मेनोपोज में क्या होता है, वो सडनली डिक्रीज होता है, तो एकदम से उसका जो सिम्टम्स होते हैं वो सडनली एकदम से दिखना शुरू होते हैं कि 1 महीने पहले तो इंसान ठीक था, अब 1 महीने में इसका वजन क्यों बढ़ गया, इसके बाल सारे गायब हो गए, 2 महीने में ही इसको रात को नींद नहीं आ रही है सिर्फ। तो वहां पे एकदम एक्सट्रीमली वो टाइम पीरियड दिखता है। जबकि जेंट्स में क्या होता है, मेल पोर्शन में टेस्टोस्टेरोन स्लोली स्लोली जस्ट 1 और 2% पर ईयर घटना शुरू होता है। तो ये जब तक हम रियलाइज करते हैं, डायग्नोज करते हैं, तब तक बहुत एक अरसा निकल गया होता है। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो, आप 35 ईयर्स की एज पे हो, आप जॉब कर रहे हो, आपको धीरे धीरे जॉब में से मन उठ जा रहा है, आपके मूड स्विंग्स हो जा रहे हैं, आपको वहां पे गुस्सा आ रहा है, ओके, आपका मोटिवेशन वहां पे डिक्रीज हो जा रहा है। जो नॉर्मली अगर जो कोई यहाँ पे सेल्स पर्सन होगा उसको ज्यादा इस बारे में पता होगा कि 35 एज के बाद आपका जो एक मोटिवेशन होता है, आपका ग्रो करने का जो एक एम होता है, वो धीरे धीरे कम लगता है, आपको लगता है कि आप थक गए हो। सो दैट इज अगेन वन सिम्टम्स ऑफ द एंड्रोपोज, कि आपको वो इरिटेबल थिंक होता है कि आप थक गए हो। फोकस पे लेस हो जाता है आपका, माइल्ड टू मॉडरेट इरेक्शन डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है। तो ये एक शुरुआती धीरे धीरे फेज ग्रेजुअली बढ़ता है। लेडीज में ये सडनली 2 से 3 महीने में दिखता है, जबकि मेल पोर्शन में ये आफ्टर 30-35 के अकॉर्डिंग, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक एज, कि आपके दादा परदादा पापा का कितनी एज पे ये सारे सिम्टम्स शुरू हुए थे। दूसरा फेज आता है जब वो सच में ही टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर चुके होते हैं। उस टाइम पे तब हमें जाके, तब सोसाइटी में, तब घर में भी समझ में आता है कि इनको कुछ तो इश्यू हुआ है। ओके, हम नॉर्मली वहीं से शुरू करते हैं घर में कि नहीं, अब तो कुछ इश्यू है, चाहे वो जॉब की वजह से है, चाहे वो एज की वजह से है, कुछ भी है। तब जाके वो इश्यूज दिखना शुरू होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है एंड्रोपोज में, कि जो फर्स्ट फेज है वो दिखता ही नहीं है, वो नोटिसेबल होता ही नहीं है फॉर एक नॉर्मल इंडियन फैमिलीज में। तो दिस इज द अवेयरनेस साइन कि आप यहाँ पे भी उसको नोटिस करना शुरू कीजिए। सेकेंड फेज में क्या होता है, मेंटल चेंजेस होता है, फैटिक होता है, मसल्स रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, बेली फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, डिक्रीज लिबिडो, मतलब यौन इच्छा का कम होना शुरू हो जाता है। एंड थर्ड आता है क्रॉनिक मैनेजमेंट फेज, कि अब तो हो गया, अब ये हो चुका है, अब इसको हम मैनेज कैसे करें। पर ये मैनेज करने के टाइम पे एक ब्रेन फॉग बन जाता है, जिसको हम रिजिडिटी में काउंट कर लेते हैं, कि अब ये बहुत रिजिड हो गए हैं, किसी की सुनते ही नहीं है। ओके, जब भी एक मेल पोर्शन घर में 40, 45, 50 की एज में आता है, तो नॉर्मली घर का सबका, बच्चों का और सबका यही कहना होता है कि नाउ पापा इज बिकम लाइक रिजिड एंड ओल्ड, बिहेव लाइक एन ओल्ड मैन और समथिंग लाइक दैट। ओके, बिकॉज ऑफ कि उनका एक ब्रेन फॉग बन जाता है, वो अपनी एक ऑरा में रहना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज द क्रॉनिक मैनेजमेंट फेज फॉर द एंड्रोपोज। ये कॉमन वही सिम्टम्स फिर से थोड़ा सा डिटेल में दिखाया गया है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। दिस इज द पिक्चर एक्सप्लेनेशन, की जिससे सडनली आपको याद रह जाता है कि क्या क्या आपके मेन सिम्टम्स होते हैं मेनोपोज और एंड्रोपोज में। मेनोपोज वुमेन्स में होता है और मैन में एंड्रोपोज होता है। विमेन में हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, मूड स्विंग्स होते हैं ज्यादातर, जबकि मेंस में कांस्टेंट फैटिग, इरिटेबल, सैडनेस, लैक ऑफ मोटिवेशन, लॉस ऑफ मसल्स मास, बेली फैट गेन होना, ये अलग से सिम्टम्स देखे जाते हैं। बाकी अगर कॉमन सिम्टम्स में देखूं तो वेट गेन दोनों में होता है, हेयर थिनिंग, हेयर लॉस दोनों में होता है, जो लेक ऑफ कंसंट्रेशन है, ब्रेन फॉग है, वो दोनों में देखा जाता है। ओके, तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स दोनों में देखे जाते हैं, और कुछ कॉमन होते हैं, जो मतलब अनकॉमन है वो ये रहते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं यहाँ पे, व्हाट इज मेनोपॉज और व्हाट इज एंड्रोपोज, दिस इज सेम क्वेश्चन। So menopause or the andropause is a natural biological process which is marking end of the menstrual cycle or the testosterone cycle, typical occurring between 45 to 55 years. ये दोनों में देखा जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो।
व्हाट आर द मेनोपॉज सिम्टम्स? अगेन सिम्टम्स मैंने आपको दोनों के मेनोपॉज और एंड्रोपॉज की एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. हाउ लॉन्ग डज मेनोपॉज और द एंड्रोपॉज लास्ट? इसका ड्यूरेशन जैसे मैंने समझाया, एज लिमिट होती है, वो आपकी हेरिडिटरी एज में कौन से में हुआ था वहां पे जाता है ज्यादातर, पर कम से कम वो 2 से 5 साल तक तो ये पीरियड चलता ही है, चाहे वो मेनोपॉज हो चाहे वो एंड्रोपॉज हो. कैन मेनोपॉज कॉज वेट गेन? डेफिनेटली. मेनोपॉज और एंड्रोपॉज दोनों में वेट गेन होता है. मेनोपॉज में नॉर्मली लेडीज का जो थाइस का पोर्शन होता है, आर्म्स का पोर्शन होता है, वहां पे वेट गेन देखा गया है. और एंड्रोपॉज में बेसिकली बेली फिट बढ़ने का, एक वेट गेन होने का पोर्शन देखा गया है. बट इससे कॉमनली हम वेट गेन में डेफिनेटली काउंट करेंगे. कैन आई गेट द प्रेगनेंसी ड्यूरिंग मेनोपॉज और एंड्रोपॉज? डेफिनेटली. यहाँ पे आपकी यौन इच्छा कम होती है, आपका सेक्सुअल पोर्शन थोड़ा सा ड्यूरेशन कम होता है, इरेक्शन जल्दी या लेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो चाहे वो मेनोपॉज हो चाहे वो एंड्रोपॉज वाला फेज हो, प्रेगनेंसी रह सकती है. ओके. आपके पीरियड मिस हो रहे हैं, 2 या 3 महीने नहीं आ रहे हैं, पर अगर 4th मंथ पे पीरियड्स आ रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि पिछले 3 मंथ्स में मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है. पीरियड्स आना और प्रेगनेंसी रुकना बोथ आर द डिफिकल्ट, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स. क्योंकि जहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम कर गया होता है और उस टाइम पे अगर आप सेक्सुअल इंटीमेसी करते हो और तो प्रेगनेंसी रुकने के फुल चांसेस रहते हैं. सो यू कैन नॉट अवॉइड और यू कैन नॉट से कि नहीं, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं रह सकती है. आगे नेचुरल रेमेडीज कुछ होती है वुमेन्स में. हर्बल सप्लीमेंट जैसे होता है कि अगर आपको जैसे हॉट फ्लैशिश होता है तो आप ठंडे पानी से बाथिंग कर लो, एक्यूपेंचर लाइफस्टाइल अपनाओ, लाइफस्टाइल में थोड़ा से चेंजेस करो, थोड़ा सा कूलिंग कामिंग चिया सीड्स हो गए, ये सारा खाना पीना शुरू करो, क्योंकि आपकी बॉडी में गर्माहट बढ़ती है, पित्त प्रकृति बढ़ती है. सेम एंड्रोपोज में भी वही होता है. आपका अगर मूड स्विंग्स होता है, लेक ऑफ मोटिवेशन होता है, तो आप डार्क चॉकलेट की तरफ जा सकते हो, जिससे डोपामाइन इंक्रीज होता है, आपका मूड मोटिवेशन बढ़ता है. तो आप नेचुरल जो रेमेडीज है उसकी तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो. क्या सबके लिए HRT हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जरूरी है? जी नहीं. अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वो कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट पे डिपेंडेड होता है कि सर्टन लेवल्स के नीचे जाता है, तभी जाके आपको ये HRT की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए. बिकॉज इट्स अगेन आई सेड कि इट्स नॉट अ डिसीज, इट्स नॉट अ कंडीशन, इट्स अ ट्रांजिशन फेज. आपको एक फेज से निकलना ही है, तो इट्स नॉट अ कंपल्सरी रिक्वायर. तो आपके वो डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो आपको सजेस्ट करते भी है या नहीं करते हैं. कैन मेनोपॉज और द एंड्रोपॉज इफेक्ट द सेक्स लाइफ? हाँ, ऑफ कोर्स थोड़ा सा वेजाइनल ड्राइनेस और लिबिडो चेंजेस होता है, उसकी वजह से मूड स्विंग्स होता है, उसकी वजह से मेल और फीमेल दोनों पार्टनर का एक साथ एक टाइम पे वो एक्सेप्टेंस लाना, वो उसको उस चीज के लिए हाँ बोलना, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स होना, ये सब कुछ होता है, तो थोड़ा सा इफेक्ट करता है. बट दिस इज अगेन आई कैन से ट्रांजिशन फेज. तो इस फेज को निकालना होता है, कहते हैं ना थोड़ा सा शांति रखो, ये टाइम निकालने दो. तो यहाँ पे वही वर्क करना पड़ता है. Will menopause or the andropause affect the bone health? Definitely. Estrogen, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन ये ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो आपकी बोन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं. विटामिन डी के इंटेक को बढ़ाना चाहिए. दैट्स व्हाई वी से कि आफ्टर 40s 1 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे इज कंपलसरी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, क्योंकि ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस वहीं से आना, विटामिन डी बनना बिल्कुल बंद हो जाता है. ऊपर से और हार्मोनल चेंजेस होता है, उसकी वजह से आप में ये बॉन इफेक्ट, बॉन हेल्थ पे इफेक्ट डेफिनेटली पड़ता है. क्या हम मेनोपॉज या एंड्रोपॉज को विदाउट मेडिकेशन सरवाइव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. हर बार की तरह इस चीज में मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करके, आपका फूड में इंटेक में चेंजेस करके, आप योगा और ऐसी जो नेचुरल थेरापीज है उन सबको ऐड करके आप डेफिनेटली मेनोपॉज या एंड्रोपॉज के सिम्टम्स को एक सब्स्टिट्यूट में ला सकते हैं. कुछ मिथ्स है मेनोपॉज और एंड्रोपॉज के बारे में. मिथ है मेनोपॉज और द एंड्रोपॉज मिस एंड ऑफ द फर्टिलिटी. जी नहीं, ये मिथ है. मेनोपॉज और
एंड्रोपोज हैपन्स ओवरनाइट, जी नहीं, ये कम से कम 2 से 5 साल का पीरियड लेके चलता है। ऑल मैन और ऑल वुमेन एक्सपीरियंस सीवियर सिम्टम्स, जी नहीं, सबके सिम्टम्स की कोई 1 या 2 सिम्टम्स फील करता है, कोई नहीं भी करता है, कोई कुछ एक भी सिम्टम्स फील नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं है कि सिम्टम्स नहीं आते, बट दैट्स नॉट ऑन एक्सट्रीम कंडीशन। मेनोपोज या एंड्रोपोज का मतलब है आप बूढ़े हो चुके हो, बिल्कुल नहीं। दिस इज जस्ट चेंज ऑफ लाइफ स्टेज। अगेन HRT, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इज द ओनली सोल्यूशन, जी नहीं, ये मिथ है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। मेनोपोज अफेक्ट सेक्स लाइफ नेगेटिवली, नेगेटिवली नहीं लेता है। यहाँ पे आपको मेनोपोज हो या एंड्रोपोज के फेज में आपको एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को एक्सेप्टेंस करने की एक टाइम लिमिट बढ़ानी पड़ती है। Andropause is a medical condition or the menopause is a medical condition. Yes, it's a biological process. जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब जन्म लेता है, जब माँ के पेट में होता है, तो धीरे धीरे आईज बनना शुरू होता है, हार्ट डेवलप होता है, लेग्स डेवलप होता है, हैंड डेवलप होते हैं। सेम वे इस बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे आप एक प्रोसेस 9 महीने लगते ही है एक बच्चा को बॉर्न होने में। ओके, जैसे अगर आपने प्री मैच्योर बेबी देखा है, 7 मंथ्स में बॉर्न हुआ और 9 मंथ्स में जो हुआ है बच्चा बॉर्न, उसको आप देखो कितना फर्क होता है। तो वो 2 महीने में अगर एक बच्चा बनने के लिए इतना फर्क हो सकता है, तो दिस इज ऑल्सो ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। सेम वेट गेन इज ए इनहेलेबल, यस वो वेट गेन होता है बिकॉज हार्मोनल चेंजेस होते हैं। आपको वहां पे मैनेजमेंट करने की जरूरत है। उस टाइम पे वेट लॉस के पीछे भागकर कि मैं अब पहले जैसी लाइक स्वीट 16 स्वीट 20 वाले क्यों नहीं दिख रहे हैं, उसके पीछे मत पड़िए। आपकी हेल्थ मेंटेन करना उस टाइम पे ज्यादा जरूरी होता है। मेनोपॉज मीन्स लॉस ऑफ लिबिडो, मतलब यौन इच्छा बिल्कुल ही गायब हो जाती है, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें वेरिएबल होता है, उसमें चेंजेस आते हैं, बट डिजायर वो थोड़ी सी अप एंड डाउन होती है, बट बिल्कुल कम नहीं हो जाती है। मेनोपोज और एंड्रोपोज इज ए टैबू टॉपिक, डेफिनेटली। जैसे आज हमने मैम ने भी बताया कि दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट इट, सो दिस इज अ टैबू टॉपिक। लोग नहीं ओपनली बात करते हैं घर में। स्पेशली मैं यहाँ पे वही बात करूंगी, जब लेडीज का मेनोपोज होता है तब उनको फैमिली सपोर्ट की जरूरत होती है। उनका ये चिड़चिड़ापन, बार बार में मूड स्विंग्स हो जाना, रात की नींद डिस्टर्ब होते ही दिन में नींद आना, ये सब कुछ फैमिली वाले नहीं समझ सकते हैं। सेम सेम एज एन एंड्रोपोज, जब लेक ऑफ मोटिवेशन शुरू होता है, लेक ऑफ इंटरेस्ट शुरू होता है, बेली फैट बढ़ना शुरू होता है, तो घर में उनको एक नेगेटिव कमेंट्स मिलना शुरू हो जाती है। वो थक जाते हैं, तो हम उनको नेगेटिव कमेंट्स में लेना शुरू कर देते हैं। अगेन वहां पे भी एंड्रोपोज को लोग नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे चाहे वो मेनोपोज हो चाहे वो एंड्रोपोज हो, फैमिली सपोर्ट एंड द मोस्ट वन, हस्बैंड वाइफ का ईच अदर का सपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आते हैं फूड के बारे में, कौन सा फूड लेना चाहिए हमें मेनोपोज या फिर एंड्रोपोज के बारे में। एंड्रोपोज और मेनोपोज दोनों में कॉमनली फूड कॉमन ही रहता है, क्योंकि बॉडी कॉमन है। ओके, सिर्फ एक टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल फर्क होने की वजह से मेल में जो टेस्टोस्टेरोन का फूड एक होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो मैं आगे आपको अभी बताऊंगी। बट अदरवाइज जो बाकी के फूड है वो कॉमन ही रहते हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो मेल पार्ट हो। कैल्शियम रिच फूड्स में आप डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क, कर्ड, पनीर, घी ले सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनिच, काले ब्रोकली, मस्टर्ड ग्रीन्स, नट्स एंड सीड्स में ये स्पेसिफिक वो वाले मैंने बताए हैं। आलमंड जैसे नट्स और सीड्स बहुत अवेलेबल है। ओके, फ्लैक्स सीड्स भी अवेलेबल है, सनफ्लावर के सीड्स भी अवेलेबल है, पर आपके लिए कौन से अच्छे हैं इस पीरियड के दौरान, यहाँ पे वो मैंने वो उन उस चीजों के नाम दर्शाए हैं कि अगर आपको नट्स लेने हैं तो आलमंड्स इज द बेस्ट वन फॉर द कैल्शियम रिच फूड इन द मेनोपोज और द एंड्रोपोज पीरियड। अब आप ये बोलोगे कि मैं काजू खा रहा हूं, सो नो, आपको कैश्यू नट हेल्प करता है डिफरेंट वे, बट स्पेसिफिकली अगर आपकी ये सिम्टम्स मेनोपोज और एंड्रोपोज के ज्यादा दिख रहे हैं और आपको इसको कंट्रोल करना है, तो आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल नट्स रहेगा, दैट वाज आलमंड्स। ओके, सो यहाँ पे ये है, अब कैल्शियम रिच बहुत सारी चीजें होती है।
सेम ओमेगा 3 रिच फूड में जाएंगे हम, जिसमें फैटी फीड्स आएगी, नट्स आएंगे, वॉलनट्स आएंगे। तो अब यहाँ पे आप कॉमन बनाएंगे कि आप क्या क्या खा सकते हो। आप आलमंड्स खा सकते हो, आप वॉलनट्स खा सकते हो, आप फ्लैक्स सीड्स खा सकते हो, आप चिया सीड्स खा सकते हो। ओके, तो दिस इज योर द कॉमन फॉर द नट्स एंड सीड्स कि आप कौन कौन से नट्स और सीड्स खा सकते हो। लेग्यूम्स में सोयाबीन, चिकपीस, लेंटिल्स, किडनी बीन्स, सारी चीजें खा सकते हो। स्पेसिफिकली गो फॉर द होल ग्रेन्स। एक्स्ट्रा मतलब जितना भी हम एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा घी और एक्स्ट्रा बाहर का जो खाना होता है उसको ही अवॉइड करने की बात की गई है। अगेन, वेजिटेबल्स में कौन से खा सकते हो, फ्रूट्स में कौन से खा सकते हो। फ्रूट्स में गो फॉर द बेरीज वन, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं। ऑरेंज हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया, ब्लूबेरीज हो गई, स्ट्रॉबेरीज हो गई, रास्पबेरीज हो गई। जो बेरीज हो गई, विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी यहाँ पे आपको, जो आप कैल्शियम ले रहे हो उसको पचाने के लिए, कैल्शियम बनने के बाद कैल्शियम से विटामिन डी निकालने के लिए आपको यहाँ पे हेल्प करता है। पॉमेग एप्पल हो गया, पेयर हो गया, जिसमें फाइबर ज्यादा है, जो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन करता है। नट्स में अगेन आलमंड, वॉलनट, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड एप्रिकॉट्स। So these are the common fruits and dry foods which you take with the menopause or the andropause period. वेजिटेबल्स में ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स आपको ज्यादा लेनी चाहिए, जो फ्लावर बेस्ड है, लाइक ब्रोकली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, कैरेट्स हो गया, स्वीट पोटैटो, टमेटोस। ओके, जिनका शेप फ्लावर की तरफ, जैसे अगर आप टोमेटोस बोलोगे, टोमेटोस कैसे आपको फ्लावर दिखता है, आप उसका भी मैंने पिक्चर इसीलिए डाला है, जैसे टमेटोस के ऊपर आप देखो उसका ऊपर का कैसा फ्लावर की तरह दिखता है। तो ऐसे, क्योंकि हमारे यहाँ अगर मैं देखा जाऊँ तो सिर्फ ब्रोकली और कॉलीफ्लावर ही आता है जिसको हम फ्लावर की कंडीशन में डालते हैं। तो जो भी वेजिटेबल्स के ऊपर, या फिर जो भी वेजिटेबल्स फ्लावर में से उगती है, जैसे गॉड वेजिटेबल्स हो गया अपना, खीरा हो गया, फिर लौकी हो गया, करेला हो गया, जिसके फूल में से फिर वो वेजिटेबल बनता है, वो वेजिटेबल्स इस दौरान आपको बेनिफिशियल रहता है। लेग्यूम्स में कौन से रहते हैं? चिकपीस, ब्लैक बीन्स, किडनी बीन्स, सोयाबीन्स, ये सबसे ज्यादा आपको हेल्पफुल रहता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क, योगर्ट, चीज है। प्लांट बेस्ड मिल्क मतलब जो अगर वेगन है उसके लिए वो वेजिटेरियन वाले मिल्क पे जा सकते हैं। क्या करना चाहिए? बेसिकली आपको होल फूड्स लेने हैं, वैरायटी ऑफ फूड लेना है। जैसे अगर मैंने लेग्यूम्स बताया, तो ऐसा नहीं है कि आप रोज ही लेग्यूम्स खाना शुरू कर दो, आप रोज ही चिकपीस खाना शुरू कर दो। ओके, एक दिन आपने चिकपीस खाया है, या दिन में आपने सुबह छोले खाए, तो शाम को आप पालक पे जाओ। ऐसा नहीं है कि मैंने सुबह भी छोले खाए और रात को फिर मैंने सोयाबीन की सब्जी खाई। नो, दैट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। आपको पूरे दिन में ऐसे प्लान करना है कि जितने भी आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, ग्रेन्स बताए हैं, वो सबका कंज्यूम आप एक दिन में करो, पूरा दिन। जिसमें दूध भी आ जाना चाहिए, उसमें योगर्ट भी आ जाता है, जैसे आप दूध अर्ली मॉर्निंग दे सकते हो, दही आप लंच के टाइम पे ले सकते हो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, या लौकी, तोरी, टिंडा वाली जो सब्जी होती है वो आप लेट नाइट में ले सकते हो। ओके, तो वहां पे आपको ये फूड मैनेजमेंट करना पड़ता है। हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हाइड्रेशन पे नहीं फोकस कर पाते हैं उस टाइम पे। हम इतने वर्क ओवरलोडेड होते हैं, बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग रहता है कि पानी की सामने होते हुए भी नहीं पीते हैं। तो स्टे हाइड्रेटेड। अगर कहीं पे भी लगता है कि सिम्टम्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, आपसे मैनेज नहीं हो रहे हैं, सो प्लीज कंसल्ट हेल्थ डॉक्टर्स के साथ आप कंसल्ट कीजिए। वो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, गाइडलाइंस देंगे, आपका मैनेजमेंट करवाएंगे। एंड्रोपोज में जैसे मैंने बताया, टेस्टोस्टेरोन। अब स्पेसिफिकली जो इरेक्टेबल इश्यूज होते हैं, उसके लिए टेस्टोस्टेरोन, जो प्रोटीन मसल्स लॉस होता है, जो मास लॉस होता है, ओके, उसकी वजह से उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है रेड मीट, चिकन, एग्स। एक्चुअली एग्स इसीलिए क्योंकि एक कोलेस्ट्रॉल भी आपका बढ़ता है। अगर आप ज्यादा चिकन और फिश और नॉनवेज की तरफ जाते हो तो आप कोलेस्ट्रॉल पे कंट्रोल नहीं रख पाते हो। तो हम बीच का रास्ता कौन सा निकालें जिससे हमें हमारे मसल्स के लिए भी हमें प्रोटीन मिल जाए, हमारा टेस्टोस्टेरोन भी कंट्रोल रहे और हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहे। तो वहां पे एग्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। जिंक रिच फूड अच्छे से काम करता है। जिंक की डेफिशिएंसी होने के बाद आपको बीफ और चिकपीस, जो
होता है, अगर वेजिटेरियन हो तो आप चिकपीस भी जा सकते हो। अदरवाइज आई कैन सजेस्ट कि आप मल्टीविटामिन टैबलेट भी ले सकते हैं यहाँ पे, अगर आपका जिंक का डेफिशिएंसी शुरू हो जाता है ज्यादातर। हेल्दी फैट्स, ऑलिव ऑयल्स पे जाओ, एवोकेडो पे जाओ, आलमंड ऑयल पे जाओ, तो हेल्दी ऑयल्स यूज करना शुरू करो। धीरे धीरे जो नेचुरल ऑयल्स हमारे होते हैं वो उसको थोड़ा सा कम करना शुरू कीजिए। वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स सलाद के फॉर्म में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उसको खाना शुरू कीजिए, क्योंकि फ्रूट्स का इंटेक काफी हद तक कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल थिंकिंग ऑल्सो। अब जैसे अगर मैं चेरीज और बेरीज की बात करूंगी, तो एक सर्टेन एज आती है 35-40 के बीच में, जहाँ पे आपका एक फाइनेंशियल भी डिक्रीज शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका मोटिवेशन कम है, आपका लेक ऑफ फोकस है। तो आपका वर्क एक प्रोसेस होता है, वहां पे भी आपको थोड़ा सा एक फ्लो बैक मिलता है। ओके, ये हर एक की लाइफ में शायद आप सब मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप सबने शायद फेस किया होगा कि आफ्टर 10 to 15 years जॉब और सर आप अगर बिजनेस में भी हो तो भी एक सर्टन 10 से 12 साल के बाद एक थोड़ा सा ड्रॉबैक आता है, बिकॉज ऑफ आपका एक तो हेल्थ इश्यू भी होता है, साथ साथ में वो एक पीरियड भी आता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि हम अपने आप पे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उस टाइम पे बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, लाइक ऑन अ यंगर एज, 11th-12th कॉलेज में होते हैं, एंड आपके पेरेंट्स वो ओल्ड एज में होते हैं। ओके, तो आप मिडल पोर्शन बन जाते हो, तो दोनों तरफ से प्रेशर हो जाता है। स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे मेल की बात करूंगी, क्योंकि लेडीज तो रो के बोल के एक्सप्रेस करके बता देती है, मेल आर कंप्रेसिव, वो कंप्रेस हो जाते हैं। सो यहाँ पे आपको कंप्रेस होने की जरूरत नहीं है, यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हर्ब्स, आपको कौन से हर्ब्स इस टाइम पे हेल्प कर सकते हैं? दिस आर द कॉमन 5 हर्ब्स आई आई रिकमेंडेड, कि अगर आपको ज्यादा सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप ये, मेल हो या फीमेल हो, आप ये हर्ब्स की तरफ जा सकते हो। जैसे आप थर्ड नंबर पे डाला है, वो आपको एंटी इंफ्लेमेटरी है, पैरों में सूजन आ रही है, आपकी जॉइंट पेन्स में है, थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हो चुका है, तो आप ये हल्दी वाला दूध ले सकते हो, अपनी रूटीन डाइट में ऐड कर सकते हो। शतावरी, हमेशा शतावरी और अश्वगंधा ये दोनों आयुर्वेद में बल्य और पोषक रूप में हर्ब्स बताए गए हैं। यहाँ पे मेनोपॉज वाले पीरियड में लेडीज को नॉर्मली मैं शतावरी एडवाइस करती हूँ, क्योंकि वो हॉट फ्लैशेस और नाइट स्वेट्स पे अच्छा रिजल्ट्स देती है। शतावरी का पाउडर हो, शतावरी की टैबलेट हो, शतावरी की ग्रेन्यूल्स हो। ओके, क्योंकि वो शतावरी का एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के साथ अच्छा सा लेन देन है, तो उनको शतावरी लेनी चाहिए। और एंड्रोपोज की टाइम पे मेल को अश्वगंधा लेना चाहिए। अब हस्बैंड और वाइफ दोनों ही एज में है, एक को मेनोपोज चल रहा है, एक को एंड्रोपोज चल रहा है। आप बोलेंगे कि दोनों शतावरी लेंगे, नहीं चलेगा, दोनों अश्वगंधा लेंगे, नहीं चलेगा, क्योंकि होता है ना कि हम दोनों को नींद नहीं आ रही है, दोनों अश्वगंधा लेते हैं, राइट, दोनों के बाल गिर रहे हैं, दोनों शतावरी लेते हैं। जी नहीं, यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट में थोड़ा सा हॉर्मोन्स की वजह से, क्योंकि वहां पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को बैलेंस करना है और यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन को बैलेंस करना है, थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो I would recommend it for ladies शतावरी and for male अश्वगंधा। गुडुचि यानी गड़ो आप कोई भी ले सकते हैं, वो आपका इम्यून सिस्टम सपोर्ट करता है और आपको बाहरी जो सीजनल चेंजेस और बीमारियां होती हैं उनसे बचाता है, तो आप दोनों ले सकते हैं। ब्राह्मी एक ब्रेन टॉनिक है, जो ब्रेन फॉग दोनों को होता है, ओवर थिंकिंग होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, एंग्जाइटी होती है, तो यहाँ पे आप ब्राह्मी दोनों ले सकते हैं। सिर्फ चेंजेस जो एंड्रोपोज और मेनोपोज में है आता है, वो आता है अकॉर्डिंग टू मी इट्स शतावरी एंड अश्वगंधा। आप कौन कौन सी डॉक्टर्स नॉर्मली टेस्ट पैथोलॉजिकल रेकमेंड करते हैं? फीमेल के लिए होता है FSH, E2, LH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, AMH। उसके साथ दोनों को जो टेस्ट करवाने चाहिए उसमें होता है लिपिड प्रोफाइल, बॉन्ड डेंसिटी स्कैन, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट। ओके, मेल पोर्शन में आता है टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन करवाओ, फ्री टेस्टोस्टेरोन करवाओ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोनल बिल्डिंग ग्लोबुलिन, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन,
जैसे लेडीज में आ, जो लेडीज में आपके जो ब्रेस्ट में चेंजेस आ जाते हैं, वैसे ही मेल पोर्शन में प्रोस्टेट में चेंजेस आना उस टाइम पे शुरू आता है। तो ये एक टेस्ट डिफिकल्टी होता है। लेडीज में बोलते हैं कि जब भी मेनोपॉज वाला पीरियड आता है, आपको गायनेक के पास जाके एक बार वेजाइनल टेस्ट भी करवा लेना चाहिए, पेप स्मीयर करवाना चाहिए। सेम यहाँ पे आपको प्रोस्टेट वाला टेस्ट करवाना चाहिए। जो कॉमन टेस्ट है वो थायराइड फंक्शन टेस्ट है और लिपिड प्रोफाइल है। ये हॉर्मोन्स का ही है जो हम टेस्ट करवाएंगे, उसका थोड़ा डिटेलिंग है ये। दिस इज फॉर द मेडिकल पर्पस। और कौन से बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं? इंसुलिन होता है, एड्रेनालिन होता है जो हमारे मूड को बूस्टअप करता है। अगेन थायराइड का प्रॉब्लम शुरू होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन की बात कर ली। कॉर्टिजोल होता है, वो स्ट्रेस हॉर्मोन्स होता है, वो किडनी से रिलेटेड होता है, वेट से रिलेटेड होता है। तो अगर आपका स्लीप का अफेक्टिंग ज्यादा है, देन वी गो फॉर द कॉर्टिसोल ट्रीटमेंट और कॉर्टिसोल टेस्ट। ओके, तो ये कुछ ऐसे डिफरेंट अलग से हॉर्मोन्स है कि जो इन सारे सिम्टम्स पे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो अगर आपको, जैसे अगर मैं बोलूं कि हॉट फ्लैशेस ही ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर मैं सिर्फ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पे ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो इसी की वजह से कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन अगर आपका नाइट ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर मैं कॉर्टिसोल के टेस्ट पे जाऊंगी कि कॉर्टिसोल का लेवल क्या है बॉडी में। अगर आपका बॉडी मास कम हो रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन पे जाते हैं कि बॉडी मास सिर्फ क्यों कम हो रहा है, या आपके स्पर्म काउंट कम हो रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होता है वो जानना पहले जरूरी होता है। डोपामाइन, एंडोपाइन और सेरोटोनिन, ये ऑक्सीटोसिन, ये चार ऐसे हॉर्मोन्स है जो हमारे ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, जो हमारी प्लेजर मूवमेंट को इफेक्ट करते हैं, जो हमारे सेक्सुअल एक जो इच्छा होती है उस पे इफेक्ट करता है, हमें खुश रखता है, हमें हमें सैडनेस हमारे लाता है, हमें मूड स्विंग देता है, हमें ब्रेन फॉग देता है। तो जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो आना शुरू होती है, ओके, यहाँ पे हम ये सारे टेस्ट करने जरूरी बन जाते हैं। So these are the some important hormones which are related with the andropause or the menopause. थोड़ा सा समरी ले लेते हैं पूरी बातों का। क्या होते हैं हॉर्मोन्स? हॉर्मोन्स होता है एक केमिकल मैसेंजर्स जो हमारी ग्लैंड्स बनाती है, जो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं मेटाबॉलिज्म के साथ, एनर्जी, स्लीप, मूड, मसल्स, बोन, फैट स्टोरेज, सेक्स ड्राइव और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए काम करते हैं। ये होते हैं हॉर्मोन्स जो मैंने अभी आपको लास्ट में भी बताए। ये होते हैं हमारी, इससे भी ज्यादा हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में होते हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही हॉर्मोन्स है, बट दीज आर द मेन हॉर्मोन्स। मेनोपॉज में कौन से हॉर्मोन्स काम करते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ड्रॉप होते हैं। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो मेन कॉमनली देखा गया है? बोन लॉस, ऑस्टियो आर्थराइटिस शुरू हो जाना, जॉइंट्स में पेन शुरू होना, हॉट फ्लैशेस, मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना, मूड चेंजेस एंड वेजाइनल ड्राइनेस। सेम एंड्रोपोज में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन होता है 1 to 2% ईयरली। ओके, उसमें होता है लेस मसल्स और स्ट्रेंथ, लो एनर्जी, बेली फैट बढ़ना और रिड्यूस लिबिडो और मूड स्विंग्स। क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं? प्रोटीन और हेल्दी फैट्स खा सकते हैं आप, जिंक ऐड कीजिए, विटामिन डी ऐड कीजिए, मैग्नीशियम ऐड कीजिए, ओमेगा 3 ऐड कीजिए। किस में मिलेगा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, बेरीज में, फ्लावर बेस्ड वेजिटेबल्स में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड स्लीप, थोड़ा सा स्लीप पे कंसंट्रेट कीजिए, नहीं होता है अंडरस्टूड, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। स्लीप पैटर्न आपकी डिस्टर्ब रहेगी, ये आप एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसको मैनेज करना ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। ओके, स्क्रीन टाइम घटा दीजिए, 9 बजे के बाद बिल्कुल स्क्रीनिंग जीरो कर दीजिए, तो कम से कम आप 11-12 बजे तक सो जाएंगे। सो थोड़ा सा ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करिए, शुगर लिमिट कीजिए, अल्कोहल लिमिट कीजिए। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस से बहुत कुछ हो सकता है, तो समझिए कि दिस इज ओनली इम्बैलेंस,
जिसको आपको बैलेंस करने की जरूरत है। दिस इज नॉट कि आपके हॉर्मोन्स खत्म ही हो जाते हैं। ओके, मेनोपोज और एंड्रोपोज का टोटल पीरियड निकल जाने के बाद भी आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन एक स्टेबलाइज्ड लेवल पर हमेशा ही रहते हैं। सो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ और एंड ऑफ द सेक्सुअल लाइफ और एंड ऑफ द दिस ऑरा। ये एक आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, उसका लेवल बदल जाता है। सो थिंक ऑफ द हॉर्मोन्स एज योर बॉडीज ऑपरेटिंग सिस्टम। Nutrition, sleep, and movement are the daily updates for the keep it running smooth. So with this, thank you very much. You can follow me on this. This is my Instagram ID and this is my contact number. So you can follow for more. And up to you, Anil ji, Deepshikha ji, आपसे जी जी जी। any questions are welcome from you. एक 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 बार ये प्रेजेंटेशन आप रिमूव कर देंगे तो फिर उसके बाद Yeah. गैलरी फिर सब लोगों की बातचीत को देख सकेंगे। Yeah, sure. Stop कर देती हूँ. Yeah. जी, Okay. धन्यवाद। बताइए. एक बहुत ही अलग हटकर जो विषय था आज का, उस पर आपने बात रखी, बहुत अच्छा। जो हम में से जो इस विषय पर कोई प्रश्न पूछना चाहें, कोई टिप्पणी करना चाहें, तो वो संक्षेप में कर सकते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं। मेरे ख्याल से तो इतने अच्छे से उन्होंने बता दिया, किसी का क्वेश्चन के आंसर्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन उन्होंने लिया है और एक एक का आंसर दिया है विस्तार से। बहुत अच्छे तरीके से बताया है। फिर भी किसी का है तो देख लें। थैंक यू दीपाली जी नमस्कार। सो मच। बहुत अच्छे एक्चुअली से, ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि जिससे हम ओपन बात नहीं हाँ, करते हैं। इसीलिए जैसे आपने जो एक किया ना, यंगस्टर्स क्वेश्चन में भी, घर आंसर, में भी. वो बहुत अच्छा किया है। नहीं तो ये क्वेश्चन ममता शर्मा जी कुछ पूछ रहे हैं ना। ममता जी पूछे। हेलो डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड एंड इन्फॉर्म्ड। स्पेशली ये तो पता ही नहीं था कि मेन में भी होता है, लेडीज का तो फिर भी हमें पता था कि मेनोपॉज जैसी कोई चीज है और हाउ इट इफेक्ट्स। तो थोड़े बहुत सिम्टम्स पता थे, लेकिन इलेबोरेटली आज पता चले हैं। मुझे ये पूछना था कि जैसे जो जो आपने फूड इंटेक बताया है, तो वो फूड इंटेक का स्पेसिफिक टाइमिंग और टाइप क्या होना चाहिए? जैसे सैलड्स हैं, तो जैसे बीटरूट है, कुछ लोग उबाल के खाते हैं, कुछ लोग रॉ खाते हैं, कुछ लोग क्यूकम्बर को छिलके समेत खाते हैं। तो बेस्ट क्या रहता है और टाइमिंग बेस्ट क्या रहते हैं, मॉर्निंग्स, आफ्टरनून या नाइट? और अगर नाइट में हमें कोई मील लेनी है तो हमारी नाइट मील क्या होनी चाहिए? जनरली एज अ डाइट प्लान क्या होना चाहिए आफ्टर मेनोपॉज? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। क्योंकि आयुर्वेद में जो हम सलाद खाते हैं ना, चाहे वो टमाटो और ओनियन, हम क्या करते हैं, प्याज, टमाटर और ओनियन नॉर्मली कट के, खीरा, टमाटर और ओनियन नॉर्मली कट के रख देते हैं, राइट। पर ज्यादा से ज्यादा बीटरूट हो गया और कच्चा कैबेज हो गया, ये सारा अवर इंडियन नॉर्मल होम फूड सलाद। आयुर्वेद में एक भी वेजिटेबल्स को रॉ खाने से मना किया गया है। सो आप जब भी कोई सलाद लेते हैं, चाहे वो स्प्राउट फॉर्म में हो, चाहे वो खीरा, प्याज, टमाटर या बीटरूट, जैसे आपने बोला कि उबाल के, एक हल्का सा बॉईल, कच्चा वाला, ज्यादा पकाना नहीं है उसको। या आप अभी तो माइक्रोवेव अवेलेबल होता है, तो आई कैन से जस्ट 30 सेकंड और 1 मिनट आप माइक्रो कर लीजिए उस प्लेट को और उसके बाद लीजिए। दूसरा, वात, जो मेनोपॉज और एंड्रोपॉज वाला पीरियड होता है, वहां से आपकी वात प्रकृति बढ़ना शुरू होती है। तो इस पीरियड के दौरान आपको आफ्टरनून के बाद ये अवॉइड, मतलब इवनिंग के बाद आपको अवॉइड करना चाहिए। आप मॉर्निंग आवर्स में स्प्राउट 10 बजे ले सकते हो, दैट्स द बेस्ट टाइम फॉर द स्प्राउट्स सलाड। खीरा और जो कच्चा सलाद, जो हमने बॉइल्ड सलाद वाली बात की, वो आप लंच में ले सकते हो। आप कर्ड के साथ डाल के लंच में ले सकते हो, मतलब डिफरेंट ऑफ चॉइस। आप इवनिंग में भी, इवन जो 4 बजे का टाइम होता है, वहां पे भी आप स्नैक्स के टाइम पे, यहाँ पे मैं आपने अच्छी एक बात बताई, यहाँ पे मैं एक ऐड करूंगी कि हर एक को जो 4 बजे का टाइम होता है ना,
वहां पे चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो, उनको जो रोस्टेड चना अपने आते हैं, रोस्टेड चना के साथ इधर गो फॉर दिस वेजिटेबल्स। जैसे चाट बना के आप चनाचोर गरम खाते हो या चाट बना के खाते हो, आप भेल की तरह खाते हो, वो आप स्नैक्स में अच्छा खासा एक बाउल ले सकते हो, बट एड द रोस्टेड चना एंड द पीनट्स इन इट। ओके, मखान आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप वॉलनट्स ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ये हैवी वाला थोड़ा सा मील ले लो। डिनर इट शुड बी ऑलवेज लाइट, ऑलवेज, मतलब जस्ट वन रोटी एंड दाल, वन कटोरी ऑफ दाल, और वन रोटी और वन स्मॉल पोर्शन ऑफ द राइस। या फिर आप लौकी, तोरी, टिंडा, जो जो गॉड वेजिटेबल्स है, जो बेल पे उगती है वेजिटेबल्स, वो उनकी सब्जी और एक रोटी, जस्ट दिस वन फॉर द डिनर। So this is the ideal for any menopause or the andropause time, जिससे आपका वेट जो बढ़ रहा है ना, वो वेट कंट्रोल में रहता है। हमारा मेनली प्रॉब्लम यही होता है कि बाकी सबसे तो हम मैच कर लेते हैं, वेट से नहीं कर पाते हैं, एंड सडनली वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, हम सब कुछ खाना छोड़ देते हैं। सो उससे क्या होता है, और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में आना शुरू हो जाती है। सो आप उस टाइम को वेट बढ़ रहा है उसको मत देखिए, आपको उसको कंट्रोल कैसे करना है, आपको उसको मैनेज कैसे करना है। जस्ट पास आउट दिस ट्रांजिशन फेज फॉर जस्ट 2 to 4 years। उसके बाद आप खुद ही एक नए फॉर्म में आप अपने आप को देखोगे, आपकी स्किन अलग से रिजेन्युएट होती हुई देखोगे, बिकॉज आपने 2 से 3 साल डिनर ऐसे लाइट लिया हुआ है, मॉर्निंग में स्प्राउट खाया है, फ्रूट खाया है, लंच में आपने सलाद खाया है, तो जो न्यूट्रिशन लेवल है वो आपने मेंटेन किया है। सो आप इस टाइम पे आप ले सकते हो। सीड्स खाने का राइट टाइम क्या है? सीड्स को कब लेना चाहिए? और क्या मिल्क या वाटर के सीड्स साथ? अगर खाने हैं, जैसे हाँ, चिया सीड्स अगर आपको खाने हैं, चिया सीड्स है, या देखो, अगर आप फ्लैक्स सीड्स खा रहे हो और सिनेमा सनफ्लावर। जो सिस्मे सीड्स खा रहे हो, हाँ, सनफ्लावर खा रहे हो, ये अगर खा रहे हो तो आप ये स्प्राउट के साथ अर्ली मॉर्निंग खा सकते हो। सिर्फ एक चिया सीड्स का एक ऑप्शनल इसलिए मैं छोड़ देती हूँ 4 बजे का, क्योंकि 4 बजे का जो टाइम होता है ना, वहां पे स्मूथीज का टाइम होता है। अब जैसे समर आ रहा है, तो आप 4 बजे या सुबह 10 बजे, दोनों में से एक ऑप्शन सीड्स के लिए और स्प्राउट्स के लिए कलेक्ट कर सकते हो। ओके, सलाद के लिए आप लंच ले सकते हो, और डिनर शुड बी ऑलवेज वन दाल रोटी या वन सब्जी रोटी, समथिंग लाइक दैट। मैम, और इसमें ऑयल्स कौन से बेस्ट रहते हैं? लाइक ऑयल, ये आलमंड हमारे ऑयल, से आलमंड ऑयल बेस्ट रहता है। सिसमे ऑयल बेस्ट रहता है, जो हम घर पे यूज करते हैं। तो सिसमे ऑयल का, काले तिल का तेल आप यूज ज्यादा कर सकते हो दोनों के लिए। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे और ये मैम ममता लास्ट जी, और क्वेश्चन लोगों से प्रश्न ले लें क्या, है ना? जी जी, बस लास्ट क्वेश्चन है सर। ये जो मैम हाँ। ये घुटनों में जो ग्रीस खत्म हो जाती है लेडीज की मेनोपॉज के बाद, उसके लिए वो क्या करें और ना हो, मतलब? एलोवेरा जूस, एलोवेरा एलोवेरा जूस, जूस। ओके ओके ओके, थैंक यू सो यस, मच मैम, सो नाइस मैम। अगर ये बेस्ट पीपीटी ऑप्शन। भी शेयर हो एलो जाए तो बहुत अच्छा है। वी कैन फॉरवर्ड इट टू मेनी पीपल एंड दैट कैन बी हेल्पफुल इफ इट इज पॉसिबल। वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच। नहीं, पीपीटी शेयर नहीं हो पाती है एक्चुअली। ओके, थैंक यू सो नो मच। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके मैम, थैंक यू सो ये मच। रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाली जाएगी, उस ग्रुप जी जी हाँ, जी ग्रुप में रिकॉर्डिंग आप शेयर जी। कर सकते हैं जी। हाँ, डेफिनेटली। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। दीपाली जी नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते जी वर्मा जी। केवल आवाज आ रही है क्योंकि मेरा किसी वजह से पिक नहीं आ पा रही है इसमें। मैं थोड़ा सा ओके, कमेंट भी करना चाहूंगा और आपकी एक्सपर्टाइज कमेंट भी चाहूंगा उसके ऊपर। फर्स्ट थिंग ये है कि आजकल जो हम मॉडर्न व्हीट खा रहे हैं उसके कारण बहुत से ये हार्मोनल डिस्टरबेंस हो रही है। आई हैव गॉन थ्रू साइंटिफिक स्टडीज। अब इंसुलिन जब रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन इज फ्री फ्लोइंग इन आवर बॉडी, it disturbs the entire hormonal system because it is the strongest हार्मोन है जो बॉडी बनाती है। इसके लिए हमें इंसुलिन स्पाइक ना हो, हमें इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए हम अपना व्हीट छोड़ सकते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट उसमें ज्यादा है। व्हाइट राइस छोड़ सकते हैं या कम कर सकते हैं ताकि आपकी इंसुलिन स्पाइक्स ना हो। दूसरा है, हमारी ये हार्मोन्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन आवर गट, स्मॉल इंटेस्टाइन,
जितने भी हार्मोन्स हैं, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो गट बैक्टीरिया है, इफ दे आर नॉट हेल्दी, वी आर नॉट गेटिंग द राइट हार्मोन फ्रॉम देयर, सो वी आर लैकिंग ऑल दीज थिंग्स। आजकल जो ये खाना है, पर्टिकुलरली व्हीट की बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर ग्लाइडिन ओपियोइड पेप्टाइड है, विच इज डिस्टर्बिंग एलिमेंट फॉर ऑल हॉर्मोन्स। इवन लेडीज को मूछें आ जाती हैं, और उनको जेंट्स को जो है वो उनकी ब्रेस्ट चेस्ट बिकम ब्रेस्ट लाइक। तो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू। इसका एक ही सोल्यूशन है वर्मा जी, इसका एक ही सोल्यूशन है। हमने ही उस पे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। जैसे हम दालों को पॉलिश करके खाना शुरू कर दिया है, हमने उसका ऊपर का जो एक लेयर होता है वो निकाल दे रहे हैं। सेम हमने वीट के साथ किया है। वीट के अंदर जो जौ होते थे, ठीक है, उसका फाइबर होता था, जो पोर्शन होता था, वो अब ऑलमोस्ट हम निकाल देते हैं। हमारे घरों में, जितने के घरों में सबसे पहले तो वीट आता ही नहीं है, सीधा बाहर से मतलब कोई भी ब्रांड का आटा आना शुरू हो गया है। आप अभी भी जाओ, गांव में जाओ, वहां का आटा और आपके घर का आटा डेफिनेटली फर्क होता है, बिकॉज ऑफ दिस। जो उसका जो जौ होता है, उसका जो ऊपर का छिलका होता है वीट के ऊपर का, वो निकाल के हम तक पहुंचाया जाता है। सो बेस्ट ऑप्शन ये है, और इसीलिए ब्रांड डाइट शुरू हो चुका है मॉडर्न डाइट के नाम पे, कि आप वो नहीं खा रहे हो तो ओट्स के अंदर वो सिर्फ छिलके का डाइट ही आता है, तो आप अपने डाइट में ऐड करो। तभी लोग मूसली है, ओट्स है, ये जो आप मॉडर्न डाइट कह रहे हो ना, उसके ऊपर लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। तो अब इसको मैं, चाहे वो मार्केटिंग फील्ड के हिसाब से लूं, कि चाहे वो मार्केटिंग है, या हमें वो प्योर फॉर्म में मिल नहीं रहा है, सो इसीलिए फिर वो मना नहीं कर पाते हैं हम लोग भी। क्योंकि मुझे अगर कोई बोलता है तो मुझे भी पता है कि वीट जो आता है उसमें अगर जौ नहीं है, और कोई बाहर से कह रहा है कि मैं ब्राउन आटा ऐड कर रहा हूं इसमें, तो दैट इज गुड। अब उसको मैं अगर मॉडर्न डाइट में काउंट करूंगी, तो फिर उसको बॉडी को नुकसान हो रहा है। सो या तो आप जो गेहूं ला रहे हैं, उसके अंदर ही जो पहले के समय में जौ अपने आप होता था, उसका फाइबर होता था, उसका छिलका होता था, वैसे ही आप क्वालिटी चॉइस करके लाइए, फिर उसको ग्राइंड करवाइए और सब कुछ करवाइए। और अगर आपको एक सस्ते, सुंदर, टिकाऊ और प्रैक्टिकल वे पे जाना है, पिसा हुआ आटा बाहर से ही लाना है, तो फिर आप उसके अंदर ब्राउन आटा ऐड कीजिए। जी, ये क्योंकि केवल आपकी ये ऊपर बात के। बिल्कुल सही है कि उसमें से निकाल के हम खाते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो मॉडर्न व्हीट आजकल हम सब खा रहे हैं, पहली बात तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। और आप देखिए 1970 के दशक के बाद जितनी बीमारियां फैली है, और ये तो एक वन एलिमेंट था, ये जो अपना मेनोपॉज और इस चीज का। मैं अपनी फैमिली की हिस्ट्री बताता हूँ। मैं सबसे छोटा फैमिली में, माई एज इज नाउ 76। मैंने कभी हमारे घर में ऐसी कोई डिस्टरबेंस नहीं देखी। सुबह सुबह उठकर गेहूं पीसा जाता था, घर के अंदर चूल्हे पर रोटी बनाई जाती थी, गाय घर में रखी जाती थी। तो ये सब एलिमेंट था ही नहीं। हालांकि आज के युग में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, लेकिन वी शुड अवॉइड दिस व्हीट विच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। आप जो बाजार से आटे की थैलियां लेके आते हैं, आपको मालूम है उसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने 2% बेंजाइल पेरोक्साइड एज ए प्रिजर्वेटिव डालने का प्रावधान बनाया है, लेकिन लोग 20-20% डाल रहे हैं। जो आटा बाजार से खरीद के ला रहे हैं वो पता नहीं 6 महीने पुराना है या 2 साल पुराना है। यू जस्ट डोंट नो। और दूसरा एक थोड़ी सा कमेंट और चाहूंगा आपका, गट हेल्थ के बारे में। गट बैक्टीरिया, हाउ दे आर हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग राइट टाइप ऑफ हार्मोन्स इन आवर बॉडी। गट बैक्टीरिया, तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वही होता है। उसका बैक्टीरिया के साथ हार्मोनल प्रोड्यूस करने से नहीं होता है, बिकॉज हॉर्मोन्स ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है, गट नहीं प्रोड्यूस करता है। एंड इंटेस्टाइन इज ए ग्लैंड, बट वो हॉर्मोन्स नहीं प्रोड्यूस करती है। जैसे थायराइड का ग्लैंड अलग होता है, एड्रेनालिन ग्लैंड अलग होता है। सो वो ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। ओके, सो इसका जो हम खाते हैं, उसके जो गट से आप कह रहे हो कि प्रोड्यूस क्या कर रहा है, वहां पे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है। जी, एक और किसी का लैक्टोबिलिस। कोई प्रश्न कोई पूछ सकते हैं? कोई और कुछ कहना चाहें या कोई टिप्पणी देना चाहें? यस सर, मेरा प्लीज। सवाल है। आया जोशी, हाँ बोले।
सर ये जो मैडम ने, नमस्कार मैम, मैम ने जो बोला था नमस्ते जी। कि ब्लड ग्रुप के अनुसार जो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, वेट लॉस जांच। डाइट। ये हाँ टॉपिक नेक्स्ट टाइम लिया जाएगा माया जी, आज ये दूसरे रूम में ये तो आज उस पर चर्चा नहीं हुई। इसका ये तो क्वेश्चन मेरे अंदर भी है कि ये कोई खाना होना चाहिए, लेकिन पूरा विस्तार से समय का है, ये समय लगेगा इसमें, और सबके ब्लड ग्रुप बहुत अगली सारे, बार सब पूछना चाहेंगे तो नेक्स्ट टाइम ठीक अगली है, बार थैंक के यू। लिए जब भी डॉक्टर दीपाली जी समय देंगी उसके अनुसार उसको जी रखेंगे। जी जी। और आप मेरे में ख्याल से से कोई समय और हो कोई गया कोई है, प्रश्न करना चाहे तो प्रश्न समय करें। हो गया है। क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा किसी का हैंड रेज हुआ, तो अब उसको समापन की तरफ ले जाते हैं। फिर भी एक बार शांति पाठ के पास कोई एक आध क्वेश्चन हो तो ले लिया जाएगा, अगर डॉक्टर साहब के पास टाइम है तो। धन्यवाद दीपशिखा जी, श्योर श्योर आपके सर, माध्यम अगर से इस टॉपिक हमें से रिलेटेड किसी को कुछ भी पूछना है तो आप कभी भी पूछिए। शांति पाठ के बाद कोई क्वेश्चन अगर रह जाता है तो पूछ लेंगे। तो दीपशिखा जी का धन्यवाद।